अप्रैल 2024 हनोई वियतनाम। एप्पल के सीईओ टिम कुक वियतनाम के एक लोकल कैफे में बैठकर आराम से वहां की फेमस एग कॉफी पी रहे थे। सबको लगा ये उनकी कोई कैजुअल ट्रिप होगी, लेकिन ठीक अगले दिन टिम कुक वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, जिसके बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट आती है जिसने इंडियन पॉलिसी मेकर्स तक को शॉक कर दिया। एप्पल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो वियतनाम की सप्लाई चेन में अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ाने वाले हैं। एक तरफ हमें लग रहा था कि चाइना से निकलकर एप्पल अपना सारा बेस इंडिया ला रहा है, वहीं मैकबुक्स, आईपैड्स, एप्पल वॉचेस और एयरपॉड्स की ऑलमोस्ट सारी सप्लाई चेन साइलेंटली वियतनाम शिफ्ट हो चुकी है। और बात सिर्फ एप्पल की नहीं है, सैमसंग ऑलरेडी अपने टोटल ग्लोबल फोन्स का 50% अकेले वियतनाम में बनाता है। एक ऐसा देश जिसे 50 इयर्स पहले अमेरिका ने बॉम्ब गिरा गिरा कर डिस्ट्रॉय किया था, आज वहीं अमेरिकन मेगा कंपनीज इंडिया की जगह उस छोटे से देश को अपना नया हब बना रही है। इमेजिन कीजिए, वियतनाम का साइज और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हमारे यूपी जितना है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के केस में ये छोटा सा देश बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। एक कंट्री जिसे अमेरिका ने 20 इयर्स तक बॉम्ब किया, वो 50 इयर्स बाद साइलेंटली दुनिया की फैक्ट्री कैसे बन रहा है? चाइना को छोड़ने वाली सारी मेगा कंपनीज इंडिया आने की जगह वियतनाम को अपना हब क्यों बना रही है, ये सब आज इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, एशेस टू रॉकेट्स। हिस्ट्री बुक्स में वियतनाम को एक वॉर स्ट्रक कंट्री कहा जाता है, पर ग्लोबल टेक जायंट्स की बोर्ड रूम्स में वियतनाम को दी अल्टीमेट बैकअप प्लान कहा जाता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का कनेक्शन डायरेक्टली चाइना से जुड़ा है। 1986 में जब वियतनाम प्रैक्टिकली बैंकक्रप्ट था, उन्होंने एक ऐसा मूव खेला जो चाइना ने 1978 में डेंग जाओपिंग के अंडर खेला था। उन्होंने एक रिन्यूअल पॉलिसी लाई, डोई मोई, और डिसाइड किया पार्टी कम्युनिस्ट रहेगी पर मार्केट कैपिटलिस्ट। एग्जैक्ट चाइना वाला फॉर्मूला पर फास्टर एग्जीक्यूशन के साथ। और इस फॉर्मूला का असली गैर शिफ्ट होता है 2000s में, जब इंडिया और वर्ल्ड के बाकी डेवलपिंग नेशंस सिर्फ आईटी सर्विसेज और कॉल सेंटर के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, वियतनाम लैंड क्लियर कर रहा था। लिटरली 2006 में इंटेल अपनी नई बड़ी चिप टेस्टिंग और असेंबली प्लांट लगाना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए वियतनाम को अप्रोच किया। चाइना के कॉन्ट्रास्ट में, जहां ब्यूरोक्रेसी और कॉस्ट्स बढ़ना शुरू हो गए थे, वियतनाम की गवर्नमेंट ने कोई 3 टियर अप्रूवल सिस्टम नहीं रखा, कोई सालों लंबा लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। उन्होंने इंटेल को सीधा एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क दे दिया। टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी और एक क्लियर मैसेज कि आप फैक्ट्री लगाओ, बाकी हम देख लेंगे। और उस एक मूव ने ग्लोबल हार्डवेयर मार्केट की गेम चेंज कर दी। आज इंटेल का सबसे बड़ा असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी सेंटर अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, साइगॉन हाईटेक पार्क वियतनाम में है। दुनिया के 70% इंटेल प्रोसेसर्स यहीं से निकलते हैं। वियतनाम को समझ आ गया था कि अगर सुपर पावर बनना है तो सॉफ्टवेयर लिखने से ज्यादा जरूरी हार्डवेयर बनाना है। वो कहते हैं ना, ड्यूरिंग अ गोल्ड रश सेल शवल्स। उन्होंने उन कंपनीज को टारगेट किया जो प्रैक्टिकली दुनिया चलाती है, सेमीकंडक्टर्स, एआई, हार्डवेयर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने चाइना की तरह सिर्फ चीप लेबर पर रिलाई नहीं किया, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया जो इतना फ्रिक्शनलेस था कि इन ट्रिलियन डॉलर जायंट्स के पास चाइना छोड़कर वहां जाने के अलावा कोई और लॉजिकल ऑप्शन बचा ही नहीं था। चैप्टर 2, फैक्ट्री थेफ्ट। एक्चुअली सच्चाई तो यह है कि वियतनाम ने मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे रूथलेस कॉर्पोरेट थेफ्ट को अंजाम दिया था। उन्होंने सिर्फ इन कंपनीज को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने अपने सबसे बड़े नेबर, सबसे बड़े राइवल चाइना का पूरा मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट ही चुरा लिया। जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स, हैवी टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से वेस्टर्न कंपनीज चाइना में चोक होने लगी थी, तो उन्हें डेस्परेशन में एक बैकअप प्लान चाहिए था, जिस स्ट्रेटजी को दुनिया ने नाम दिया चाइना +1। वियतनाम ने यहाँ एक जीनियस स्टेप लिया। चाइनीज सप्लाई चेन की वहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वहीं रिगरस क्वालिटी कंट्रोल, वहीं हाई स्पीड ऑटोमेशन और वहीं रूथलेस असेंबली लाइन डिसिप्लिन को कॉपी कर लिया। आज आप वियतनाम के हाईफोंग फैक्ट्री फ्लोर पर खड़े हो या चाइना के शेंजन में, आपको प्रोडक्शन की स्पीड और प्रिसिशन में 1% का भी फर्क नहीं दिखेगा। सैमसंग ने इस कॉपी पेस्ट ब्लूप्रिंट का फायदा 2009 में ही उठा लिया था। जरा सोचिए, जिस साल इंडिया में मेक इन इंडिया का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, सैमसंग वहां अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था। पिछले 16 इयर्स में सैमसंग ने वहां 6 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा R&D सेंटर खड़ा कर दिया, जहां 87,000 लोग काम करते हैं। इनफैक्ट वियतनाम का ऑलमोस्ट 13 से 14% टोटल एक्सपोर्ट अकेले सैमसंग कंट्रोल करता है। एक सिंगल कंपनी पूरे देश की इकोनॉमी का इंजन चला रही है। और एप्पल की स्टोरी तो इससे भी ज्यादा वाइल्ड है। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन के थ्रू चुपचाप $16 बिलियन यहां पंप कर दिए। फॉक्सकॉन ने 111 एकर्स की मेगा फैक्ट्री बना दी, जिसके रिजल्ट में अकेले 2025 में $8.6 बिलियन के मैकबुक्स और आईपैड्स वियतनाम ने पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किए। लेकिन इस सब
सब का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट पता है क्या है? एक तरफ वेस्टर्न कंपनीज चाइना से निकल रही है और दूसरी तरफ चाइनीज कंपनीज भी अपना ही देश छोड़कर वियतनाम शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वियतनाम का लेबर कॉस्ट आज ऑलमोस्ट $3 पर आवर है, जबकि चाइना में ये कॉस्ट बढ़कर $6.5 हो चुका है, डायरेक्ट हाफ प्राइस। इसी चीज ने 2025 में $38.4 बिलियन का बड़ा FDI अट्रैक्ट किया, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, जापान और यहाँ तक कि चाइना खुद लाइन लगाकर खड़े हैं। बकनिन प्रोविंस को ही देख लीजिए, जो जगह एक टाइम पर सिर्फ अपने राइस फील्ड्स और ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स के लिए जानी जाती थी, आज वो एक ग्लोबली कनेक्टेड इंडस्ट्रियल हब बन चुकी है। आज वहाँ चाइनीज साइन बोर्ड्स है, कोरियन रेस्टोरेंट्स है और टी मॉल के कन्वीनियंस स्टोर्स भी दिख जाते हैं। मतलब इसको इमेजिन करके देखिए कि सैमसंग ने यहाँ से 200 करोड़ फोन्स बनाए हैं, और वो भी सिर्फ 2 प्रोविंसेस से। आज आपके हाथ में जो गैलेक्सी फोन है, 50% चांसेस है कि वो वियतनाम के किसी राइस फील्ड के ऊपर बनी इस कॉपी पेस्ट फैक्ट्री में ही असेंबल हुआ होगा। चैप्टर 3, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर यहां तक आपने ये वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर एक छोटा सा डिस्ट्रॉय हो गया हुआ देश ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं? और यहीं पर आती है एक बिटर ट्रूथ। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, वियतनाम की सिर्फ 10 करोड़। हम उनसे 14 टाइम्स बड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम उस स्केल तक पहुंच ही नहीं पा रहे? पहला रीजन है उनकी ज्योग्राफी और ट्रेड डील। वियतनाम चाइना के ठीक बॉर्डर पर बैठा है। जो रॉ मटेरियल्स वहां ट्रक से कुछ घंटों में फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, वही कंपोनेंट्स इंडिया लाने में सी रूट से 28 डेज लग जाते हैं। ऊपर से वियतनाम के पास 16 एक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जबकि हम RCEP जैसी मेगा डील से बाहर बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ज्योग्राफी भी नहीं, स्पीड है। अगर एक फॉरेन कंपनी को वियतनाम में फैक्ट्री खोलनी हो तो उन्हें प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स मिलते हैं, और 2025 में वियतनाम ने इससे भी फास्ट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट का ही एक पूरा टियर यानी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी का लेयर ही हटा दिया। सोचिए, एक तरफ हम इंडिया में एक फैक्ट्री परमिट के लिए आज भी 12 क्लियरेंसेस, 3 टियर अप्रूवल्स और लंबे लैंड एक्विजिशन के चक्कर काट रहे हैं, और वहां उन्होंने स्पीड बढ़ाने के लिए एक पूरी गवर्नमेंट लेयर ही गायब कर दी। देखिए, पॉइंट इंडिया को बैड लाइट में दिखाना नहीं है, रादर ये एक ब्रूटल चेक है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का गेम आज सिर्फ बड़े देश के साइज या सस्ती लेबर से नहीं जीता जाता। ये गेम एग्जीक्यूशन, स्पीड और एक पॉलिटिकल विल से जीता जाता है। चैप्टर 4, द फाइनल रेस। अब तक हमने देखा कि कैसे वियतनाम फॉरेन कंपनीज की फैक्ट्री बन गई है, पर वियतनाम अब सिर्फ दूसरों के गुड्स असेंबल नहीं करना चाहता, वो अपने खुद के ग्लोबल चैंपियंस बनाकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो इन्वेंट भी कर सकते हैं। और इस एम्बिशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक इंसान, फाम नहात वोंग। एक टाइम पर यूक्रेन की सड़कों पर इंस्टेंट नूडल्स बेचने वाला ये इंसान वापस वियतनाम आकर विन ग्रुप बनाता है। आज इनकी नेटवर्थ $25 बिलियन है, और ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अमीर इंसान भी है। इनकी सबसे बड़ी बैट थी विनफास्ट, वियतनाम का अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड। इन्होंने हाईफोंग में 800 एकर्स की मेगा फैक्ट्री बनाई, वहाँ 1200 से ज़्यादा रोबोट्स लगाए, और आज एक ऐसा देश जिसे कल तक लोग सिर्फ राइस के लिए जानते थे, वो अमेरिका और यूरोप को अपनी इलेक्ट्रिक कार्स एक्सपोर्ट कर रहा है। देखने में लगता है कि वियतनाम अब अनस्टॉपेबल हो चुका है, लेकिन इन सब अच्छी चीज़ों के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जिसके बारे में वहाँ की गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली बात नहीं करती, बट किसी को शायद ही पता होगा। वियतनाम की ये पूरी स्पीड और सक्सेस एक्चुअली एक बहुत ही फ्रजाइल फाउंडेशन और एक मेगा स्कैम पर टिकी हुई है, जिसे कहते हैं द ट्रांसशिपमेंट स्कैम। 2025 में ब्लूमबर्ग के एक डेटा ने सबके होश उड़ा दिए। फॉक्सकॉन की एक सब्सिडरी ने वियतनाम से $8.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, पर उसमें से ऑलमोस्ट $8 बिलियन पार्ट्स उन्होंने चुपचाप चाइना, कोरिया और ताइवान से इंपोर्ट किए थे। एक्चुअल वैल्यू जो वियतनाम में क्रिएट हुई वो सिर्फ 7.8% थी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बहुत सारी मेड इन वियतनाम चीजें रियलिटी में मेड इन चाइना, बॉक्स्ड इन हनोई है। वियतनाम आज भी अपना 70% रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाता है। अमेरिका को ये बात पता है, और अगर उन्होंने इस ट्रांसशिपमेंट पर 40% पेनल्टी लगा दी तो वियतनाम की फैक्ट्री का इकोनॉमिक्स रातों रात कोलैप्स भी हो सकता है। ऊपर से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस स्पीड को झेल भी नहीं पा रहा। 2023 के ड्रॉट में पावर ग्रिड फेल हो गए थे और टेक फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, जिससे उन्हें $1.4 बिलियन का लॉस हुआ। और यहीं पर गेम पलट जाता है, क्योंकि वियतनाम की ये सबसे बड़ी वीकनेस इंडिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन चुकी है। हमारी असली स्ट्रेंथ हमारी वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स है। गुजरात का कॉटन हो, कानपुर की टेनरीज हो या चेन्नई का ऑटो हब, हमें रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना पर वियतनाम की तरह 70% डिपेंड नहीं होना पड़ता। और इस स्ट्रेंथ को डबल करने के लिए 2026 में इंडिया ने एक ऐसी डील साइन की है जिसे द मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। 19 ईयर्स की लंबी नेगोशिएशंस के बाद इंडिया और EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया। पहली बार इंडिया को यूरोप के 2 बिलियन पॉपुलेशन के मार्केट में वियतनाम के इक्वल जितना टैक्स
टैक्स फ्री एक्सेस मिल गया है। साथ ही हमारी PLI स्कीम्स ने ऐसा पुश दिया है कि आज इंडिया में डेली 1.5 लाख आईफोन्स और ओवर 3 लाख सैमसंग फोन्स बन रहे हैं। देखिए, वियतनाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर जिंदा है और इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट। हम दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपना मार्केट खुद कंज्यूम भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या इंडिया अपनी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके वैसी ही स्पीड दिखा पाएगा, या फिर थोड़े सालों बाद हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, हाउ वियतनाम ओवरटुक इंडिया। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि चाहे देश की इकोनॉमी हो या आपका करियर, असली गेम स्पीड, एग्जीक्यूशन और राइट स्किल्स का है। और उन्हीं राइट स्किल से आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। वैसे इस पूरी स्टोरी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।